नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हम कक्षा 8 का गणित शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी और आरबीएसई। आज उसी मुहिम में पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, परिमेय संख्याएं। तो देखिए, चैप्टर को करने से पहले थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं हम, इसके अंदर किस प्रकार की जो संख्याएं आएंगी हमारे पास। तो देखिए, पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। तो चैप्टर को करने से पहले हम क्या कुछ एक संख्याओं के बारे में समझते हैं, यानी कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती है और उन्हें हम किस किस नाम से पुकारते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास रहेगा, हमें याद रखना है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या या हम इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या देखिए कौन सी होती है, वो संख्याएं जो एक से शुरू होती है, यानी कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, छः, ऐसे करते करते हमारे पास अनंत तक, इसे हम इन्फिनिटी या अनंत का निशान बोलते हैं भी, ये अनंत तक चलती है। ऐसे 8 लिख देते हैं तो ये हो जाता है अनंत का निशान। फिर प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, वो संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। अनंत तक का मतलब उसका कोई अंत नहीं है अपने पास, भी आप कितने भी बोल दे। अगर मान लो मैं 1 करोड़ बोल देता हूं तो 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, ऐसे चलती जाएगी। यानी कि इन संख्याओं का कोई भी अंत नहीं होता है। बस अपने को ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है। अगर मान लो मैंने बोल दिया 3, तो 3 के बाद 4 आएगा, क्या ये प्राकृतिक संख्या है या नहीं? तो अपने को यह ध्यान रखना है, 1 के बाद ही तो आ रहा है 3, मतलब 1 से शुरू होता है। शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई भी संख्या लिखी हुई है तो पहले 1 लिखा होगा फिर आगे गिनती होगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि अपने पास प्राकृतिक संख्या वो होगी जो 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होने का मतलब, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो अब 5 क्या है, 1 के बाद ही तो आता है। अभी 1, 2, 3, 4, 5 भी पीछे वाले में लिखे हुए हैं चाहे नहीं है, पर अपने को यह ध्यान रखना है भी 5 है वो 1 के बाद ही आता है। तो यानी कि वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो अपने पास 1 से शुरू होगी और अनंत तक चलेगी, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी देखिए हमारे पास पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 0 से शुरू होती है। भाई प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते अनंत तक। भाई बात वही है, प्राकृतिक संख्या होगी वो तो 1 से शुरू होगी और पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है और आगे आएगी तो देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, भाई इतना भाग इसमें आ रहा है। तो मतलब क्या है, पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या के अंदर लेके आते हैं। तो यानी कि यहाँ से शुरू हो रही है तो ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती है, पर पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है, अब प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है तो उसमें 0 तो है ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर तो आती है, पर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आती है। नहीं आने का कारण है भी एक 0 नहीं होता, बाकी वाले तो होते हैं पर 0 इसमें नहीं होता है, इसलिए पूर्ण संख्या इसमें नहीं आ पाती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, और पूर्ण संख्याएं वो होती है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। अनंत का मतलब इनका कोई अंत नहीं है। आगे देखिए, तीसरा है हमारे पास सम संख्या। अब ध्यान रखना, सम संख्या वो संख्याएं होती है जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, या दूसरा तरीका, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि ये 5 अंक अगर किसी संख्या के पीछे आ जाते हैं तो उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। और सम संख्या हमेशा 2 से पूरी पूरी भाग
होती है। पूरी पूरी भाग होने का मतलब है जब हम उस संख्या को 2 से भाग करेंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो सम संख्या कौन सी होती है, जो 0, 2, 4, 6, 8 या तो लास्ट में आए उनके, या दूसरी परिभाषा ये वो संख्या है जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और 2 से वही संख्या पूरी पूरी भाग होती है जिनके लास्ट में या तो 0, 2, 4, 6, 8 होता है। आगे देखिए 4 नंबर पे हमारे पास विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या वो संख्या ही होती है जो 2 से भाग नहीं होती, यानी कहने का मतलब जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 भी टोटल हमारे पास 10 अंक है, जिसमें से ये 5 अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो सम हो जाती है। जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वो क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती है। जब हम ये किसी संख्या के लास्ट में कोई अंक होता है तो हम भाग करते हैं तो हमारा शेषफल कुछ ना कुछ है जरूर बचता है, शेषफल कभी 0 नहीं आता है। तो ये कहने का मतलब जो संख्या 2 से भाग नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्याएं बोलते हैं, जो 2 से भाग होती है उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। पहचान कैसे करेंगे, जिनके लास्ट में 2, 0, 4, 6, 8 होगा उन्हें तो हम बोलेंगे सम संख्याएं, और जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 होगा वो और 9 होगा वो कौन सी हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास। ये 2 से भाग नहीं होती है और सम 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। अब आगे देखिए हमारे पास पूर्णांक। अब पूर्णांक देखिए क्या होते हैं, पूर्णांक का मतलब होता है हमारे पास कुछ संख्याएं होती है नंबर लाइन के ऊपर। देखो इस तरीके थोड़ा आसानी से समझ पाओगे। भाई ये नंबर लाइन है मेरे पास और ये मैंने ले लिया 0। अब 0 से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, 4, 5 ऐसे करते करते क्या होगा, अनंत तक हमारे पास काउंटिंग जो गिनती है वो चलती जाएगी। अब 0 से इधर आएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 करते करते माइनस अनंत तक हमारे पास इधर भी क्या है, काउंटिंग या गिनती बढ़ती जाएगी। हम पूर्णांक उन्हें बोलते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर होते हैं, और जो 0 से इधर चलते हैं राइट हैंड साइड तो धनात्मक, और 0 से उधर जाते हैं तो उन्हें हम ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव बोलते हैं। अब पूर्णांक की खासियत क्या होती है कि हमारे पास कोई भी संख्या हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, उसके बटे में हमारे पास हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जो भिन्न होती है हम उसमें देखते हैं ऊपर होता है जो अंश होता है, जैसे मान लो ये 5/2 लिख दिया, इस ऊपर वाले को तो हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। अब जब बारी आती है पूर्णांक की तो पूर्णांक के केस में क्या होता है, नीचे हमेशा 1 होता है। 1 होने का मतलब भाई किसी भी संख्या को 1 से भाग करो वही उत्तर आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कोई भी संख्या पर। अब पूर्णांक में भी यही बात होती है कि इन सब के नीचे हमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा है पर सभी के नीचे क्या है, 1 1 यानी कि 1 1 लिखा हुआ है। तो पूर्णांक में हमेशा ध्यान रखेंगे बटे में क्या होता है, नीचे हर की जगह 1 लिखा हुआ होता है। अब 0 से उधर है यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ होता है तो उन्हें तो हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये कौन से है हमारे पास, धनात्मक पूर्णांक। और 0 से इधर आ जाए -1, -2, -3 यानी -1, 2, 3, 4 करके माइनस अनंत तक, तो इन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि जो प्लस के है उन्हें पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक ऋणांक, और जो माइनस के है उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो अब पूर्णांक के अंदर देखिए क्या होगा, 0 से लेफ्ट की तरफ आ रहे तो सारे माइनस के तो ऋणात्मक, 0 से उधर जा रहे हैं तो धनात्मक। अब देखिए अगर मैं 0 से इधर लेके जाऊं, भी 0 से अगर इधर चले तो देखो 0 1 2 3 4 यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या कर रहे हैं, पूर्ण संख्याओं को भी अपने अंदर लेकर चलते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है तो ये 1 से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, पूर्णांक के अंदर हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं भी होती है। अब इसी में जाएंगे जो 2 से भाग होने वाली है वो सम संख्याएं भी आती है।
जो 2 से भाग नहीं होती है विषम संख्याएं भी कहती है, पूर्णांक में आती है। बस अपने को ये ध्यान रखना है, पूर्णांक के बटे में अगर 1 है, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, उन सबको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। और पूर्णांक के अंदर हमेशा बटे में यानी कि हर की जगह 1 लिखा हुआ होता है। तो ये होते हैं हमारे पास पूर्णांक। अब देखिए कुछ एक संख्याएं हैं हमारे पास और 6, देखिए भाज्य संख्या। अब हमें इसका ध्यान रखना है, भाज्य संख्या कौन सी होती है। भाज्य संख्या वो होती है जो किसी ना किसी से भाग हो जाए, या मैं ये बोलूं भी खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर किसी अन्य पाड़े से क्या हो जाए, वो भाग हो जाए, या हम उस संख्या के क्या कर सके, टुकड़े बना सके। अगर हम टुकड़े बनाए और वो टुकड़े कम से कम 2 बन जाते हैं, कम से कम 2, ज्यादा कितने भी हो, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। देखिए कैसे भी, भाज्य संख्या खुद को छोड़ दो और एक को छोड़कर किसी भी पाड़े में आ जाए। जैसे मान लो मैंने 4 लिख दिया, अब 4 क्या है, 2 के पाड़े में आता है, 2 गुणा 2 तो 2 टुकड़े हो रहे हैं। 6 क्या है, 2 और 3 के पाड़े में आ रहा है। 8 2 के 4 के पाड़े में आ रहा है। 10 12 14 16 15, तो ये सारे क्या है, इस तरीके की संख्याएं जो किसी भी पाड़े से भाग हो जाए। किसी भी पाड़े का मतलब है कोई एक आधा पाड़ा, जैसे मान लो मैंने 15 लिख दिया, तो अब 15 क्या है, 3 के पाड़े में, 5 के पाड़े में आता है। 16 लिख दिया, 16 क्या है, 4 के पाड़े में, 8 के पाड़े में आ रहा है, 2 के पाड़े में आ रहा है। 14 लिख दिया, 2 के पाड़े में, 7 के पाड़े में। 12 लिख दिया, 3 के पाड़े में, 4 के पाड़े में, 2 के पाड़े में, 6 के पाड़े में। यानी किसी न किसी पाड़े में ये संख्या रिपीट होती है। और जब हम इनके टुकड़े करेंगे तो कम से कम 2 टुकड़े अपने पास बनेंगे। ज्यादा कितने भी बन सकते हैं, पर कम से कम 2 टुकड़े तो जरूर बनेंगे। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब आगे देखिए, इसका विपरीत है हमारे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो संख्याएं जो किसी से भी भाग नहीं होती है। खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर किसी भी पाड़े में जो संख्याएं नहीं आती है, उन्हें हम कौन से बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। देखो कौन सी, अभाज्य संख्या में देखिए, अब क्या, जैसे हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया। यानी कि देखो ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जो किसी भी पाड़े में नहीं आती। किसी भी पाड़े में नहीं आने का मतलब ये है, अगर हम इनको टुकड़े करने चाहे तो इनके टुकड़े नहीं होंगे। भाई ये सिर्फ अपने पाड़े में या एक के पाड़े में ही आती है और किसी पाड़े में नहीं आती है। तो इसलिए खुद को छोड़ दो और एक को छोड़ दो, इसके अलावा अगर कोई पाड़ा बचता है तो उसमें हम देखेंगे जो उसमें नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास अभाज्य संख्या है। और जब हम इनके टुकड़े करेंगे तो इनके टुकड़े संभव नहीं है। तो भाज्य संख्या वो होती है जो भाग होने लायक होती है, वो किसी भी पाड़े से भाग हो जाए और कम से कम 2 टुकड़े बन जाएंगे तो वो भाज्य हो जाएगी। और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जो किसी के पाड़े में नहीं आती है। खुद को छोड़ दो और एक को छोड़कर अगर हम इनके टुकड़े करने बैठे तो इनके टुकड़े नहीं होंगे, यानी ये भाग नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। परिमेय संख्याएं, अब देखिए परिमेय संख्या हमारे पास कौन सी होती है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना आप कि ये जो हमारा चैप्टर है पहला परिमेय संख्याएं, इसी बेस्ड है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो हमेशा p बाय क्यू की फॉर्म में होती है। और एक कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, इसको मतलब को समझिए क्या है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, जो p और q है वो हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक का क्या मतलब है, देखिए जब मैंने अभी आपको पीछे बताया, पूर्णांक क्या होते हैं, एक नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास संख्याएं होती है। 0 से अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो धनात्मक, 0 से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास
ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव माइनस में संख्याएं होती है, और उनके बटे में हमेशा क्या होता है, एक होता है, जो कि लिखा हुआ नहीं होता है पर अंडरस्टूड है कि उसके नीचे क्या है, एक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है P और Q दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है P और Q की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है, और एक कंडीशन ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो। कारण ये है, जैसे मान लो 5 लिख दिया मैंने, अब 5 भी क्या है, पूर्णांक है, बटे में मैंने माइनस का 2 लिख दिया, -2 भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये P/Q की फॉर्म में आ गई, दोनों के दोनों पूर्णांक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। अब अगर देखो मैंने लिख दिया 5 भी पूर्णांक है, अब ये मैंने 0 लिख दिया। अब देखिए जब मैंने आपको पूर्णांक पढ़ाए तो उसके अंदर 0 भी आया था। अब मैंने बोला था 0 से इधर है यानी राइट हैंड साइड की तरफ तो धनात्मक पूर्णांक, 0 से लेफ्ट की तरफ है तो ऋणात्मक पूर्णांक। अब 0 का कुछ भी नहीं कहा मैंने, तो 0 क्या है हमारे पास, है तो पूर्णांक ही। अगर हम क्या करेंगे, अगर डिवाइड में हम 0 ले आएंगे, अब किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी कि इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, इसको हम कुछ नहीं बता सकते। जैसे देखो हमें 5 के -2 टुकड़े करने हैं, अब 5 के 0 टुकड़े, अब 5 के 0 टुकड़े यानी कि इसकी हमारे पास कोई परिभाषा नहीं है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, 10 को 2 से भाग करना है तो इसका मतलब है 10 के कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है 5, यहाँ पे हम 10 के 2 टुकड़े करेंगे तो हमारे पास 5 + 5 2 टुकड़े आ गए, यानी कि हम 5 + 5 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा, 5 5 के 2 टुकड़े बन गए। अब 5 के अगर हम 0 टुकड़े बनाएंगे तो ऐसा हमारे पास संभव नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। भी इसकी कोई परिभाषा नहीं है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए बटे में क्या होगा, Q की जगह कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर Q के नीचे 0 आ गया तो इसका मतलब है वो अपरिभाषित है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए हम लिखते हैं कि परिमेय संख्याएं हमेशा P/Q की फॉर्म में होती है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर नीचे 0 आ गया तो वो परिभाषित नहीं होगा। अब अपनों को ये ध्यान रखना है, जितनी भी अपने पास भिन्न होती है, यानी कि ऊपर अंश और नीचे हर, जितनी भी भिन्न होगी उन सबको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। चाहे वो -5/3, चाहे प्लस का 5/3, चाहे -2/-1, चाहे मैंने 5 लिखा है तो भी ये क्या है, परिमेय संख्या है, बटे में कुछ नहीं है क्योंकि 1 लगा सकते हैं। 4/7 लिखा, 11/2 लिखा, 9/7 लिखा, -4/-12 लिखा या माइनस का 12 लिखा, तो जितनी भी संख्याएं हैं अगर हमारे पास एक भिन्न के रूप में है और बटे में क्या आ रहा है अपने पास, 0 ना हो, बस ध्यान रखना 0 को छोड़कर अगर कुछ भी आता है तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी, अपने पास परिमेय संख्याएं होंगी। ये हमेशा P/Q की फॉर्म में होती है, यानी कि अपने को यह ध्यान रखना है, हम परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को बोलेंगे जिनके अंदर क्या होगा, एक ऊपर संख्या होगी एक नीचे होगी। नीचे वाली संख्या क्या होगी, 0 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, चाहे कुछ भी नहीं लिखा है तो भी हम उसे क्या परिमेय मान के चलेंगे। पर अगर डिवाइड में बटे में अगर 0 है तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परिमेय संख्या के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो P/Q की फॉर्म में होगी उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलेंगे। Q नॉट इक्वल टू 0 यानी बटे में 0 नहीं होना चाहिए। P और Q हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में मैंने आपको बताया था ये धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे प्लस माइनस की कोई भी संख्याएं हमारे पास है। अब आगे देखिए क्रम वेनेता का नियम। अब ये क्या है हमारे पास, जो हमारा चैप्टर परिमेय संख्याएं पहला है उसमें देखिए क्रम विनिमयता का नियम। अब क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है हमारे पास, देखिए
कर्म विनियमितता का मतलब कर्म के अंदर नियमित वो चलता है। कैसे? हमें यह बताना है कि कर्म विनियमितता का नियम पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं क्या इनके ऊपर लागू होता है या नहीं, और किन किन संख्याओं पर यह लागू होता है। अब देखिए, कर्म विनियमितता का मतलब है कि अगर हम कोई भी दो संख्याओं का योग करते हैं और योग करने पर पूर्ण संख्याएं, यानी कि जब हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो उन संख्याओं का अगर हम जोड़ करते हैं और वो पूर्ण संख्या आता है तो हम उसे बोलेंगे कर्म विनियमितता इस पर लागू हो रही है। अगर हम पूर्ण संख्याओं का घटाव करते हैं और उत्तर भी हमारा क्या पूर्ण संख्या आता है तो वो क्या होगा, हमारे पास व्यंकलन या घटाव होगा। गुणन, यानी कि अगर हम पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं और गुणा करने पर जो उत्तर आ रहा है वो भी पूर्ण संख्या आ रहा है तो हम उससे क्या बोलेंगे, गुणन क्रम विनियमितता का नियम लागू हो रहा है। और अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को भाग करेंगे और उत्तर हमारा पूर्ण संख्या ही आता है तो हम बोलेंगे कि ये भाग क्रम विनियमितता का नियम इस पर लागू हो रहा है। अब देखो, थोड़ा सा इजी तरीके से समझो क्या है। क्रम विनियमितता का नियम का मतलब है अपने पास कोई भी हमारे पास क्या होगी, दो संख्याएं होंगी। जैसे मान लो कोई भी दो संख्याएं, मैं इधर ले लेता हूं नीचे एक बार, एक ए है और एक बी है। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं चेक करूंगा किसके लिए, पूर्ण संख्या के लिए। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, वो संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक हमारे पास चलती रहती है, जिसका कोई अंत नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब क्रम विनियमितता में अपने को यह ध्यान रखना है कि हमारे पास दो अंक होंगे, यानी दो संख्याएं होंगी। अब वो ए और बी है। अब मैं क्या करता हूं, क्रम विनियमितता का नियम क्या है, अगर ए प्लस बी करे और दूसरा मैं उसे बी प्लस ए कर दूं, यानी ए और बी अपने पास कोई भी पूर्ण संख्या है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं फिर आगे उनको मैं उल्टा कर देता हूं फिर जोड़ता हूं तो दोनों बार उत्तर क्या है मेरा सेम आएगा और हर बार मेरे को क्या मिलेगी, पूर्ण संख्या मिलेगी। देखो, जैसे 2+3 बराबर, इधर 3+2 कर देता हूं तो उत्तर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। भी 2+3 भी 5, 3+2 भी क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो दोनों तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, 5 5 आ रहा है, यानी कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो अब पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर और उनको आगे पीछे करने पर, यानी उनका जो स्थान है वो रिप्लेस कर दिया हमने क्रम विनियमितता के नियम से, उनको आगे पीछे किया तो दोनों में जोड़ के आ गया सेम आ रहा है। तो अब पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या, फिर हमने इनको चेंज कर दिया पूर्ण प्लस पूर्ण। अब दोनों का जब जोड़ किया, हल करके देखा तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और 5 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ऊपर जो योग है पूर्ण संख्या के अंदर अगर हम योग करते हैं तो हमारा क्रम विनियमितता का नियम इसके ऊपर लागू होता है। तो इसे पर लागू होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं योग विनियम का योग विनिमय का नियम। अब यानी योग हो रहा है इसलिए हम इस पे ये लागू भी हो रही स्थिति, तो हम इसे बोल देंगे योग विनियम का नियम। अब इसी तरीके से व्यंकलन या घटाव। अब अगर हम पूर्ण संख्याओं की घटा करते हैं, घटा करने का मतलब देखिए, अगर मैं a माइनस बी कर दूं और दूसरी बार b माइनस ए कर दूं तो हर बार मेरे को उत्तर सेम मिलना चाहिए। जैसे देखो क्या है, 5-2 और अब मैं 2-5 कर देता हूं तो यहाँ 5 में से 2 गए, कितना बच गया, 3। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 5 घटाना है तो -3। क्या दोनों इक्वल आ रहे, नहीं आ रहे। यानी कि अगर मैं धनात्मक पूर्णांक का घटा करता हूं, भाई पूर्ण संख्या है, फिर पूर्ण संख्याओं का अगर मैं घटा करता हूं तो एक बार प्लस का मिल गया। अब क्रम विनियमितता यानी कि उनका जो मैंने आगे पीछे कर दिया क्रम, तो अब क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। अब क्या -3 पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो इसका मतलब व्यंकलन या घटाव पर हमारा क्रम विनियमितता का नियम लागू नहीं होता है।
तो इसके अंदर क्रम विनियमता का नियम लागू नहीं होगा, योग में होगा। अब बारी आती है गुणन। गुणन का मतलब गुणा। अगर मैं a गुणा b और b गुणा a कर दूं तो क्या इसके अंदर पूर्ण संख्याओं के ऊपर हमारा क्रम विनियमता का नियम लागू होता है या नहीं? हम चेक कर लेते हैं। भी मैं 5 गुणा 6 और 6 गुणा 5, भी a 5 है b 6 है, अब रिप्लेस कर दिया, b 6 है a 5 है, भी आगे पीछे कर दिया। अब 5 के 30, 6 5 है 30, भी 30 बराबर 30, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं की गुणा करने पर हमारा उत्तर भी क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या आ रहा है। अगर पूर्ण संख्याओं की गुणा करने पर उत्तर भी पूर्ण आ रहा है तो इसका मतलब इस पर क्या हो रहा है? क्रम विनियमता का नियम हमारा लागू हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? गुणन विनिमय का नियम। भाई नियम तो क्या लग रहा है सब में? नियम तो क्रम विनिमयता का ही लग रहा है। जब हम जोड़ करते हैं तो उससे योग लगा देते हैं आगे, अब गुणा कर रहे हैं तो गुणन लगा देते हैं, भी वो उसका नियम हो गया। भी ये चीज हो रही है गुणन के द्वारा, ये हो रहा है योग के द्वारा, है तो क्या क्रम विनिमयता का ही नियम लागू हो रहा है दोनों पर। अब इसी तरीके से भाग है। अब भाग में क्या होगा? कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ले लो, जैसे मैंने ले लिया 7 ले लिया और एक 5 ले लिया। भी 7 को 5 से भाग करना है, तो अब इसको भाग करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी कि ये पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है। अब पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, भी 1.4 आ रहा है। भी अगर हम भाग करते हैं 5 एकम 5, 2 बच गया, 0.4 5 20। तो क्या 1.4 हमारे पास पूर्ण संख्या है? नहीं है। भी पूर्ण संख्या तो पूरी होती है, अगर 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, नहीं कि 1.4। तो भाग के अंदर भी हमारे पास क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। तो अब सिंपल शब्दों में समझो क्रम विनिमयता क्या है। भी क्रम विनिमयता का मतलब है हमारे पास कोई भी दो संख्याएं होंगी, अगर हम उनके स्थान का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। भी अगर दो संख्याओं की क्या करते हैं हम? जोड़ करें, घटा करें, गुणा करें, भाग करें। अगर पूर्ण संख्याओं की गुणा करने पर, जोड़ करने पर, भाग करने पर या घटाव करने पर अगर पूर्ण संख्या ही आती है तो हम उसे बोलेंगे कि उसके ऊपर क्रम विनिमयता का नियम लागू हो रहा है, अदरवाइज लागू नहीं हो रहा है। अब हमने इसमें चेक किया कि अगर दो पूर्ण संख्या लेते हैं और उनका स्थान आगे पीछे करते हैं तो जोड़ हर बार सेम आ रहा है और क्रम क्या संख्या कैसी आ रही है? पूर्ण संख्या आ रही है, यानी पूर्ण अंकों को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही हमें मिल रही है। कोई भी दो पूर्ण संख्याएं जोड़े और उनका जोड़ करने पर पूर्ण संख्या ही आ रही है, तो इसका मतलब इस पर क्रम विनिमयता का नियम लागू हो रहा है। जोड़ कर रहे हैं इसलिए उसे क्या बोलते हैं? योग विनिमय का नियम। और अगर व्यंकलन या घटाव, अगर हम घटाव करके देखते हैं तो एक बार तो पूर्ण आ रही है, दूसरी बार पूर्ण नहीं आ रही है, तो इसका मतलब इसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। फिर गुणन, यानी कि हमने गुणा करके चेक किया, भी a गुणा b गुणा a दोनों बार आंसर सेम आया और पूर्ण संख्या आई, तो इसका मतलब इस पर भी क्रम विनिमयता का नियम लागू हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गुणन क्रम विनिमयता का नियम। और भाग में हमने चेक किया, अगर पूर्ण संख्याओं की भाग करें तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये नियम इस पर लागू नहीं होता। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, जैसे मैंने पूर्ण संख्या में बताया, अब यही नियम हमें क्या करना है? पूर्णांक पर लगाना है। अगर हम क्या करें, दो पूर्णांकों को, अब पूर्णांक के अंदर क्या होंगे? ये माइनस के भी हो सकते हैं हमारे पास और ये प्लस के भी हो सकते हैं। अगर हम उनको जोड़ते हैं तो क्या हमारे उत्तर आता है जो पूर्णांक आ रहा है? यानी कहने का मतलब दो पूर्णांक को जोड़े और फिर दोबारा उनका स्थान आगे पीछे करके जोड़े तो हर बार पूर्णांक ही मिलता है, तो वो योग क्रम विनिमयता का नियम क्या होगा? पूर्णांक पर लागू हो रहा है। घटाव में यानी व्यंकलन में, भाग में यानी कि अगर हम उनको पूर्णांकों को भाग करें और पूर्णांक ही हमें मिले तो भी हम उसे क्या बोलेंगे? ये नियम इस पर लागू हो रहा है। और भाग के अंदर अगर हम उन्हें भाग करेंगे और भाग करने पर अगर हमारे पास पूर्णांक ही आता है तो हम बोलेंगे ये नियम उस पर लागू हो रहा है। तो देखो कैसे, पूर्णांक क्या है? हमारे पास माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं। अब सिंपल सी बात देखो, मैं क्या करता हूं, यही लिया है मैंने 2 + 3। अब ये क्या है? पूर्णांक ही तो है। और 3 + 2 ये भी क्या है? पूर्णांक ही है। दोनों को जोड़ रहे हैं, हर बार क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 कैसा है? पूर्णांक ही तो है, भी है तो पूर्ण संख्या।
पर पूर्णांक में हमने देखा था कि सारे जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसके अंदर सारी पूर्ण संख्याएं हमारी। अब देखिए पूर्णांक के बारे में भी हमें क्रम विनियमता का नियम बताना है, पूर्णांक पर लागू होता है कि नहीं होता है। अब इसमें चार चीजें हैं हमारे पास। योग यानी कि हम जोड़ कर चेक करेंगे, व्यवकलन यानी कि हम घटाव करके, गुणन यानी गुणा करके, भाग यानी कि भाग करके हमें यह बताना है कि क्रम विनियमता का नियम अब पूर्णांकों पर लागू होता है या नहीं होता है। पहले हमने पूर्ण संख्या पे चेक किया कि उसके अंदर सिर्फ एक तो योग और एक गुणन, ये दो ही क्रम विनियमता के नियम उस पर लागू होते हैं। अब हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्या में पूर्णांक में देखते हैं कि ये चारों नियम इस पर लागू होते हैं या नहीं होते। अब पूर्णांक कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया भाई, जीरो से इधर यानी कि लेफ्ट साइड में जितने भी नेगेटिव माइनस ऋणात्मक पूर्णांक है वो भी सारे अंदर आते हैं, और जीरो से राइट हैंड साइड यानी कि धनात्मक जो प्लस की संख्या है वो भी सारी इसमें आती है। अब जितने भी पूर्णांक है, अगर हम पूर्णांक को जोड़े तो हमें उत्तर है जो हमारा, अगर पूर्णांक ही मिलता है तो हम बोल देंगे कि इसमें क्रम विनियमता का नियम लागू होता है, अदरवाइज नहीं होता है। भी जब पूर्णांक का पूछेगा तो पूर्णांक को जोड़ के चेक कर लेंगे, जब पूर्ण संख्या का पूछेगा तो पूर्ण संख्या को जोड़ लेंगे, अगर जब परिमेय संख्या का पूछेगा तो परिमेय संख्या को जोड़ लेंगे। तो देखो दोनों को एक साथ ही करते हैं, पहले योग चेक करते हैं। अब देखो मेरे पास कोई भी दो संख्या है a प्लस बी, तो उसे मैं b प्लस ए यानी स्थान आगे पीछे कर दिया, और अब संख्या क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो मैंने ये 2 ले लिया, b मैंने ले लिया -3। अब रिप्लेस कर दे स्थान, b की जगह -3 और +2। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, और इधर ये -3 + 2 पड़ा है। हल करो, 3 में से, फिर 2 में से 3 तो जा नहीं सकता, मतलब 3 बड़ा है, तो हम क्या करते हैं 3 में से 2 घटा देते हैं, पर बड़ा माइनस का तो इसलिए -1, और इधर -3 + 2 -1। अब देखिए क्या हुआ, मैंने पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया और उनका स्थान भी है जो रिप्लेस किया, तो दोनों बार उत्तर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब पूर्णांकों के अंदर जब हम योग करते हैं तो पूर्णांकों को अगर जोड़े और उनके ऊपर क्रम विनियमता लगाए तो वो हमारा नियम सही होता है, और उसे हम क्या बोलेंगे, योग विनियमता का नियम या क्रम विनियमता का नियम पूर्णांकों पर भी लागू होता है। किस केस में, जब हम योग करते हैं, जोड़ कर। अब परिमेय संख्याओं में आ जाओ। अब परिमेय संख्या कोई भी मैं ले लेता हूं, 1/2 + 7/2। अब इनका रिप्लेस कर दे स्थान, 7/2 + 1/2। भाई ए बी और बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। अब बेस सेम है तो दोनों का जोड़ेंगे तो 8/2। बेस सेम है तो डायरेक्ट लिख दे 2, 1 + 7 8, और बराबर इधर 2 बेस सेम है, 2 7 + 1 8, 8/2 8/2। तो क्या हो रहा है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर भी हमारी संख्या कौन सी आ रही है, परिमेय संख्या ही आ रही है। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर हमारे पास क्रम विनियमता का नियम लागू हो रहा है, और इसे हम कौन सा नियम बोलेंगे, योग विनियमता। यानी योग से क्रम विनियमता का मतलब तो समझ गए भी, उनका क्रम आगे पीछे कर देना है। पहली बार लिख दिया, दूसरी बार आगे पीछे किया, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सेम उत्तर आ रहा है। अगर पूर्ण को जोड़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या में उत्तर आ रहा है, अगर पूर्णांक को जोड़ रहे हैं तो पूर्णांक के अंदर उत्तर आ रहा है, अगर परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो उत्तर भी परिमेय संख्या में आ रहा है। तो इसका मतलब इन तीनों के ऊपर योग जो क्रम विनियमता का नियम है वो हमारा लागू हो रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, योग विनियमता। अब है व्यंकलन या घटाव। अब हमने देखा पूर्ण संख्या में चेक किया था कि पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाएं तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास पूर्ण संख्या ही आए। तो हमारे पास क्या होता है, व्यंकलन या घटाव के अंदर जो क्रम विनियमता का नियम है वो लागू नहीं होता है, वो तीनों पर ही लागू नहीं होता है, ना तो हमारे पास पूर्ण संख्या में, ना हमारे पास पूर्णांक में, और ना ही हमारे पास परिमेय संख्या में भी। अगर मैं क्या करूं, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं भी व्यंकलन घटाव। अब अगर हम इनकी घटा करते हैं, अभी पूर्णांक पूर्ण संख्या में तो हमने चेक कर लिया था, अब क्या करते हैं पूर्णांक में देख लेते हैं। पूर्णांक में देखो कोई भी दो पूर्णांक ले लो, जैसे मैंने क्या किया,
-3 -2 ले लिए। फिर माइनस का 3 भी पूर्णांक है, 2 प्लस का पूर्णांक है, घटा दिया। अब इनका क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और बीच में निशान है। अब दूसरी बार क्या होना चाहिए, बी माइनस ए। विकर्ण विनेयता का नियम तो यही है भी ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए की जगह माइनस का 3, बी की जगह 2 है, तो अब बी की जगह मैंने 2 लिख दिया। अब माइनस बीच में है, ए क्या है, माइनस का 3 है। तो अब चेक करो, -3 क्या हो गया, सॉरी -3 -2 माइनस का 5। अब इधर देखिए माइनस माइनस गुणा होके क्या हो गया, प्लस। तो इधर माइनस का 5 आ रहा है और इधर प्लस का 5 आ रहा है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब व्यंकलन या घटाव के अंदर चाहे हम पूर्ण संख्याएं करें, चाहे पूर्णांक करें, चाहे परिमेय संख्याएं करें, तो किसी के अंदर भी व्यंकलन या घटाव क्रम विनेयता का नियम लागू नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब है गुणन। गुणन का मतलब अगर हम दो संख्याओं की क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने का मतलब अगर मैं a गुणा b करूं फिर उसको b गुणा a करूं, तो मेरे पास अगर मैं पूर्ण संख्या की करता हूं तो उत्तर मेरे पास पूर्ण संख्या आएगा, अगर पूर्णांक की करता हूं तो उत्तर मेरा पूर्णांक आएगा, अगर परिमेय संख्या की करता हूं तो मेरा उत्तर परिमेय संख्या आएगा। तो गुणन के अंदर भी हमारे पास क्या है, क्रम विनेयता का नियम लागू होता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि गुणन क्रम विनेयता के अंदर चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय संख्या हो, तीनों के अंदर क्रम गुणन क्रम विनेयता का नियम लागू होता है। फिर है भाग। तो भाग के अंदर हमारे पास क्रम विनेयता का नियम लागू नहीं होता है। कहने का मतलब अगर मैं a को b से भाग करूं और फिर b को a से भाग करूं तो क्या हमारे पास उत्तर सेम आएगा, नहीं आएगा। तो सीधी सी बात आप देखो, भी एक सिंपल सा उदाहरण लेके चलता हूं कि मैं यहाँ पे 7 को 2 से भाग करता हूं, फिर 2 को 7 से भाग करता हूं। क्या ऐसा संभव है भी 7 को 2 से भाग करें और 2 को 7 से भाग करें उत्तर हमारे पास सेम आए, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या होगा, अब सिंपल सी बात ये है, अपने को ये ध्यान रखना है, चाहे पूर्ण संख्याएं हो, चाहे हमारे पास पूर्णांक हो, चाहे हमारे पास परिमेय संख्या हो, तीनों के अंदर 4 चीजें होती है, योग, व्यवकलन यानी कि घटाव, गुणन और भाग। तो इन चारों के अंदर, इन तीनों संख्याओं के अंदर ये 4 चीजें हैं। तो इन 4 संक्रियाओं के अंदर केवल एक तो योग और एक गुणन, ये 2 चीजें ही है जो क्रम विनेयता का नियम इन पर लागू होता है। व्यंकलन यानी घटाव और भाग के ऊपर क्रम विनेयता का नियम लागू नहीं होता है, चाहे वो पूर्ण संख्याओं का पूछे, चाहे पूर्णांक का पूछे, चाहे अपने पास परिमेय संख्याओं का पूछे। तो हम आंख बंद कर ये बात बता सकते हैं कि क्रम विनेयता का नियम किस किस पर लागू होता है, किस किस पर नहीं होता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि योग और गुणन यानी कि जोड़ और गुणा ही सिर्फ क्रम विनेयता के नियम में लागू होते हैं और घटाव और भाग में नहीं होंगे। अब हमारे पास प्रश्न कैसा आ सकता है कि वो अपने को एक सारणी दे देगा बना के और ऊपर लिख देगा भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय, इन तीनों में बताओ भी ये योग विनियमतम, व्यंकलन विनिमय, गुणन विनिमय और भाग विनिमय का नियम लागू होता है या नहीं होता, यानी कि क्रम विनेयता का नियम इन सब पर लागू होता है या नहीं। तो अपने को ध्यान रखना है कि क्रम विनेयता का नियम में अंदर सिर्फ एक तो जोड़ करेंगे तब लागू होगा और एक गुणा करेंगे तब लागू होगा। अगर हम व्यवकलन यानी कि घटाव और भाग करते हैं तो उसके ऊपर क्रम विनेयता का नियम लागू। आगे देखिए सहचरिता या सहचरिता का नियम। अब हमारे पास क्या है आगे भी, सहचर्यता या सहचरिता का नियम। अब क्या था, इसके अंदर हमने इससे पहले क्रम विनेयता का नियम पढ़ा था। अब है हमारे पास सहचर्यता या सहचरिता का नियम। अब इसमें क्या बताना, देखो क्रम विनिमयता में क्या था, हमारे पास 2 संख्याएं थी, हम उनको आगे पीछे करते थे और देखते थे कि अगर पूर्णांक को जोड़ते तो पूर्णांक आ रहा है या नहीं आ रहा, पूर्ण संख्याओं को जोड़ते तो पूर्ण संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है, परिमेय संख्याओं को जोड़ते थे तो उसमें देखते थे परिमेय संख्याएं आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसमें हमने चेक किया अभी क्रम विनेयता का नियम सिर्फ 2 ही चीजों पर लागू हो रहा था, एक तो योग पर और एक
गुणनफल। सेम इसी तरीके से सहचारिता या साचारिता का नियम है, वो भी हमारे पास क्या होगा, दो ही चीजों पर लागू होगा, एक योग पे और एक गुणन पर। व्यवकलन या घटाव और भाग इस पर लागू नहीं होगा। अब बस इसमें ध्यान रखना है कि साचरिता या सहचरिता का मतलब है कि अपने पास इस बार कम से कम क्या होगा, 3 संख्याएं मिलेगी। 3 संख्याओं का मतलब ये है, अगर मैं योग करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी, ये 3 संख्याएं हैं। फिर मैंने ले लिया a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे 3 संख्याओं का मतलब ये है कि या तो आप तीनों को क्या करो, तीनों पूर्ण संख्याएं लो, या आप तीनों पूर्णांक लो, या आप तीनों परिमेय संख्याएं लो। अगर हम तीनों लेते हैं और इनको क्या करते हैं, पहले 2 को जोड़ के फिर तीसरे में जोड़ते हैं, और इधर लास्ट वाले 2 को जोड़कर फिर पहले में जोड़ते हैं, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा? देखो चेक कर लेते हैं। 1 2 3, मैं ए को 1 मान लेता हूं, बी को 2 मान लेता हूं, सी को 3 मान लेता हूं। इसी तरीके से इधर 1 प्लस 2 प्लस 3। अब क्या बोल रहा है, पहले 2 को और इधर से लास्ट 2 को भी a प्लस बी, यानी कि 1 और 2 3, प्लस का क्या पड़ा है 3, इधर पड़ा है 1 प्लस इधर 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 5 6। तो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब सहचर्यता के नियम के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, योग सहचर्य है वो हमारे पास इस पर लागू होता है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो अपने को बस एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी सहचरिता या कर्म विनेयता का नियम आए तो वो सिर्फ 2 ही चीजों पर लागू होता है, अगर हम जोड़ कर रहे हैं तब, या गुणा कर रहे हैं तब। अगर हम व्यंकलन यानी कि घटा करें या भाग करें तो तब हमारे पास ना ही कर्म विनेयता का नियम लागू होगा और ना ही सहचरिता का नियम लागू होगा। तो ये था हमारे पास जोड़। अब घटा करने की जरूरत नहीं है, अब गुणा पे और चेक कर लेते हैं। गुणा पे यानी कि a गुणा बी गुणा सी, फिर a गुणा बी गुणा सी, यानी अगर हम पहले 2 की गुणा कर दें और इधर से लास्ट 2 की गुणा कर दें तो क्या हमारे पास उत्तर सेम आएगा? 100% सेम आएगा। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 और इधर भी 1 गुणा 2 गुणा 3, भी a को 1 बी को 2 सी को 3 मान लेते हैं। तो इन पहले 2 की गुणा कर दे, इधर लास्ट 2 की, तो 2 एकम 2 गुणा 3 और इधर 1 गुणा 2 तिये 6, तो 2 तिये 6 और 1 गुणा 6 6। तो क्या आ रहा है, उत्तर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी हमारे पास कर्म विनेयता का नियम लागू हो रहा है। भाग में ऐसा नहीं होता, ना ही घटाव में होता है। तो बस सिंपल सी बात ये अपने को ध्यान रखनी है कि सहचर्यता का मतलब उसमें जब 3 संख्याएं आ जाती है, अब 3 संख्याओं के अंदर अगर जोड़ आए या घटा आए तब तो हम बोल देंगे कि इस पर सहचर्यता का नियम लागू हो रहा है। और अगर संख्याएं हमारे पास 2 आती है तो उसके अंदर भी हम ध्यान रखेंगे, अगर जोड़ और गुणा आ रही है तो हम बोल देंगे सहचर्यता का नियम, सॉरी कर्म विनेयता का नियम इस पर लागू हो रहा है। बाकी घटा और भाग के ऊपर हमारा कर्म विनियमता और सहचर्यता का नियम लागू नहीं होगा। बस सिंपल सी बात ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि कर्म विनियमता और सहचर्यता की बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे क्या है, 2 चीजें और है। एक तो है योज्य तत्समक, एक है गुणात्मक तत्समक। अब योज्य और गुणात्मक क्या होता है, अब देखिए अगर मैं क्या करता हूं, ए के अंदर 0 जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ए मिलेगा। बी में मैं 0 जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, बी। सी में चाहे मैं 0 जोड़ दूं क्या मिलेगा, सी मिलेगा। अगर हमारे पास किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ा हुआ है, 0 जोड़ने का मतलब है कि मैं 5 + 0 और 0 + 5 करूंगा तो उत्तर तो दोनों बार क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगर देखो है क्या, ये है तो कर्म विनियमितता का ही हो भी, कर्म विनियमितता का ये तो नियम लग रहा है भी, जोड़ कर रहे हैं a + b b + a। पर ध्यान ये रखना है अगर 0 आती है,
अगर हम जोड़ करते हैं और जोड़ करते समय अगर एक संख्या 0 आती है तो हम उसे बोलते हैं योज्य तत्समक। अगर क्रम विनेयता का नियम है और अगर उसके अंदर एक संख्या हमारी 0 आती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, योज्य तत्समक बोलेंगे, यानी कि उसके ऊपर योज्य तत्समक की स्थिति लग रही है। अब गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर रहे हैं, जैसे मैंने 5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा 5, तो इसमें जो 1 यूज हो रहा है, यानी कि अगर मैं 1 ही गुणा ए से करूं और 1 की गुणा ए से करूं तो उत्तर तो क्या आएगा, ए ही आएगा, यानी वही संख्या आ जाएगी ए से गुणा करेंगे। तो अपने को ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी संख्या का जोड़, यहाँ ध्यान रखेंगे जोड़ करते समय अगर 0 है तो उसे हम बोलेंगे योज्य तत्समक है, और अगर गुणा करते समय अगर 1 है, गुणा करते समय क्रम विनेयता का नियम ध्यान रखेंगे, 2 संख्याएं होंगी, अगर एक संख्या 0 है और जोड़ कर रहे हैं तो योज्य तत्समक, और अगर 2 संख्या है उसमें से एक संख्या 1 है, गुणा कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे गुणात्मक तत्समक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला जो हमारा चैप्टर है परिमेय संख्याएं, उसके इंट्रोडक्शन के अंदर जो मैंने आपको संख्याओं के प्रकार पढ़ाए, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, सम, विषम, परिमेय संख्याएं, और मैंने आपको 2 नियम पढ़ाए, एक क्रम विनियमितता का नियम और दूसरा सहचर्यता का नियम, जिसके अंदर हमें यह बताना था कि अगर हम जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं तो क्या उनके ऊपर क्रम विनियमितता और सहचर्यता का नियम लागू होता है या नहीं होता है। तो हमने उसमें देखा कि क्रम विनियमितता के अंदर हमारे पास 2 संख्याएं होंगी और वो नियम सिर्फ एक तो जोड़ पर और एक गुणा पर लागू हो रहा था। सहचर्यता में हमारे पास 3 संख्याएं होंगी, वो नियम भी क्या होगा, हमारे पास सिर्फ जोड़ और गुणा के ऊपर लागू होगा, घटाव और भाग के ऊपर ना ही सहचर्यता का नियम लागू होता है और ना ही क्रम विनियमितता का नियम लागू होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।